हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारत में जल संसाधन। इसके पहले हम लोगों ने भारत में खनिज और वनस्पति पढ़ लिया है। वनस्पति यानी वेजिटेशन, यानी कि आपका फॉरेस्ट या वन, उसको हमने पढ़ लिया है। हमने मिनरल्स यानी खनिज भी पढ़ लिया है। तीसरा उसमें आपका एक यहाँ पर संसाधन दिया गया था, जल संसाधन। तो आज हम जो है यहाँ पर जल संसाधन नामक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये बहुत छोटा टॉपिक है प्री के हिसाब से। अगर मेंस में देखें तो जो जल प्रबंधन आपका जो टॉपिक है मेंस में, वो बहुत बड़ा है। हम यहाँ पर प्री के हिसाब से जो फैक्चुअल डाटा हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बस उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा दाएं बाएं हम लोग नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसीलिए जितना भी आपके लिए जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें जल संसाधन की, तो पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर कितना वाटर, कितना पानी हमें जो है देखने को मिलता है। तो अगर हम यहां पर बात करें, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो यहां पर आपके लगभग कितने परसेंट जो है यहां पर पानी है आपके, यहां पर 71% पानी है। मात्र 30% क्या है यहां पर आपके, 71% जो है यहां पर आपका पानी है। और 30% में क्या है यहां पर आपके, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पर पानी नहीं है ना। जैसे कि हम जहां पर हमारा घर बना हुआ है, जहां पर हम लोग रहते हैं, वो कैसा है, वहां पर पानी ऊपर सतह पर आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी 71% जो भाग है आपका, उसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसे हम लोग जलखंड या फिर जल मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, वहीं पर मैंने आपको क्या बोला कि शायद मैंने यहां पर 30% बोल दिया था, है ना, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। 29%, कितना, 29%। बाकी जो आपका 29% जो एरिया बचता है, उसको हम लोग स्थलखंड या भूमंडल बोलते हैं, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पूरे पृथ्वी पर 71% भाग में पानी पाया जाता है। 21% भाग जो है वो खाली है, जहां पर मनुष्य या जीव जंतु रहते हैं, जहां पर वन है या पर्वत पठार है, पूरा एरिया है 29% है। और जल वाला भाग 71% है। 71% में जो आपके बड़े बड़े महासागर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वो बहुत सारी चीजें जो है आपकी आती हैं उसमें। ठीक, अब वहीं पर जो ये आपका 71% भाग जो है आपका, जो पानी है 71%, उसमें अगर हम बात करें तो 97.25% एरिया में महासागर है। किसका, अगर हम 71 का, किसका, 71 का अगर हम 100 माने, 71 का अगर हम 100 मान ले, इसको 100% माने अगर हम, तो इस 71 का 97.25% क्या है आपका, महासागर, ओशियन है। ठीक, उसके बाद इसका 100% में जब 97.25 महासागर होगा, तो जो 2.75% बचेगा, 2.75% जो यहां पर आपको बचता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपका पेयजल है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य पानी है। तो पृथ्वी पर जो वैसे देखने में 71% भाग में पानी है, देखने में सामान्यतः कितने परसेंट में पानी है, 71% में, बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर कितना है, 2.75%। इसलिए जल को बचाओ, है ना, जल को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी हमारे धरती पर या धरती के नीचे बहुत कम मात्रा में है, केवल 2.75%। इसमें भी पीने योग्य पानी, इसमें भी पीने योग्य पानी 1% के आसपास है। 2.75% पानी है पेयजल में। अगर हम बात करें बड़े स्तर पर, तो पेयजल 2.75% है। लेकिन बहुत सारा जो हमारा भूमिगत जल है ना, ग्राउंड वाटर है, या हम कहें कि जो हमारा सतही जल है, उसमें समस्या है, कोई प्रदूषित हो चुका है। जैसे नदियों का जल, नदियों का पानी कहने के लिए तो पेयजल में आ जाएगा, लेकिन क्या आज के समय में पीने योग्य है? आपने अभी देखा होगा गंगा का पानी
कुंभ के समय पे कितना सारा उसको लेकर के विवाद हुआ था कि पानी शुद्ध नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा अशुद्ध हो चुका है। तो यानी कि पेयजल में 2.75% में जो पीने योग्य है और जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा वो भी सिर्फ 1% है, बाकी और पानी दूषित है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। ठीक, तो ये जो 2.75% है इसमें सतही जल है ना, जो आपको नदियों तालाबों में ऊपर जो बहता हुआ, सतह के ऊपर जो बहता हुआ पानी दिखाई देता है, सतही जल, और दूसरा है यहाँ पर आपका भूमिगत जल जो आपका ग्राउंड वाटर है। ठीक, तो सतही जल यानी सरफेस वाटर, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, दोनों मिला करके हमारे यहाँ 71% का अगर हम 100% माने तो 97.25 महासागर का पानी है, 2.75% पेयजल पीने योग्य पानी है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और जो है तो खोल के देखें, इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो 1% पानी ही पीने योग्य है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे नदियों का पानी है सतही जल, यहां पर लिखा हुआ है ना आपका जो सरफेस वाटर है जो नदियों में प्रवाहित होता है, तो क्या हर नदी का पानी पीने योग्य है? नहीं है। इसलिए मैं यहां पर जो आपसे बात कह रहा हूं कि पीने योग्य पानी 1% ही है। ठीक, तो यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है यहां पर आपकी जल का उपयोग। आपसे हो सकता है प्री में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जल का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में कि पानी का उपयोग सबसे ज्यादा किस चीज के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में किया जाता है। किस में किया जाता है? कृषि में, एग्रीकल्चर में वाटर का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर आपके कंजप्शन है, उपयोग है, यूज है। सबसे ज्यादा यूज काहे में है? एग्रीकल्चर में। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज है आपका इंडस्ट्री या उद्योग में। दूसरा काहे में है? इंडस्ट्री या उद्योग में। तीसरा जो है यहाँ पर आपके घरेलू काम में है ना, कपड़ा धोने, नहाने, गाय भैंस को पिलाने, अन्य कामों में जो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद मनोरंजन में, मनोरंजन यानी कि वाटर पार्क में आपने पानी देखा होगा कई बार, वाटर से रिलेटेड बहुत सारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं उसमें, है ना। फिर पर्यावरणीय क्रियाओं में होता है। तो यानी कि ये पानी का उपयोग का क्रम है, यूज का जो है यहाँ पर आपका सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा कृषि में या एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्री में, फिर आपके जो है तो हाउस होल्ड्स यानी घर के जो काम है उसमें, और फिर यहाँ पर आपके मनोरंजन में और पर्यावरणीय क्रियाओं में यूज होता है। जल संसाधन के प्रकार की बात करें तो हालांकि हमने पिछले वाली स्लाइड में भी आपसे 2 तरह के जल की बात की थी, यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो जल संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो सतही जल यानी कि आपका कौन सा? सरफेस वाटर, जो सतह के ऊपर दिखाई देता है आपको बहता हुआ, और एक जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, भूमि के नीचे होता है, जमीन के गहराई में होता है, 100-200 फीट के गहराई में। अगर हम इंदौर की बात करें तो 500-500 फीट की गहराई में होता है। कई बार तो 5,000 फीट लोग बोर कराते हैं, पानी नहीं मिलता उनको। तो यानी कि भूमिगत जल की बड़ी समस्या है। और सतही जल जो हमें देखने को मिलता है नर्मदा या अन्य नदियों में, वो पीने योग्य ही नहीं बचा है। तो सतही जल और भूमिगत जल 2 प्रकार के आपके जल होते हैं। अब ये जो आपके 2 प्रकार के जल हैं, इनका सोर्स क्या है? तो जो आपका सरफेस वाटर हो चाहे आपका ग्राउंड वाटर हो, दोनों का जो सोर्स है वो वर्षा है। पानी जो है कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। यानी कि जब बारिश होती है तो वही पानी नदियों में बहता है, वही पानी हिमानी यानी कि बर्फ में जमता है ना, और वही पानी जो है आपका क्या होता है? जमीन के नीचे जाता है रिस करके। तो जो ऊपर बहता है वर्षा का जल वो सतही जल माना जाता है, और जो रिस करके आपका कहाँ चला जाता है? जमीन के नीचे चला जाता है, उसको हम भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर मानते हैं। जो आपका सतही जल है, जो आपका सरफेस वाटर है, उसमें हम लोग खारे पानी को नहीं मानते हैं। खारे पानी सलाइन वाटर जो है आपका, जो कि समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र में पाए जाने वाले जल को हम लोग यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं। ठीक, समुद्र या खाड़ी है ना, ओशियन, और जो आपका वे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा। तो खाड़ी और समुद्र का जल जो है आपका ग्राउंड वाटर में नहीं माना जाता। आपको याद रखना है, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि समुद्र और जो आपका यहाँ पर खाड़ी वाले पानी है, जो कुल मिलाकर के खारे जल हैं, कहीं का अगर खारा जल है उसको हम सतही जल यानी कि अपने सरफेस वाटर में नहीं मान सकते, क्योंकि सरफेस वो पीने योग्य है ही नहीं, हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको गिन करके क्या करेंगे। ठीक, भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो सोर्स इसका वर्षा ही है
है ना। इसमें अगर हम पानी की बात करें तो जो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये चट्टान है ना, अवसादी प्रकार की जो आपकी चट्टानें होती हैं उसमें पानी आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान में, तो आग्नेय चट्टान में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत चट्टान कैसी होती है, ये चट्टान कठोर होती है, और कठोर चट्टानों में जो बहुत मजबूत चट्टान, कठोर चट्टान होती है उससे पानी रिस करके नीचे नहीं जा पाता, जबकि अवसादी चट्टानों जो होती हैं उससे रिस करके पानी नीचे चला जाता है, इसलिए उसके आसपास पानी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप आग्नेय के पास पहुंचेंगे, है ना, उसको हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में काली चट्टान बोलते हैं, बहुत मतलब और बहुत मजबूत वाली चट्टान बोलते हैं। कई बार जब बोरिंग होती है और जैसे ही वो चट्टान फंस जाती है वहां से बोरिंग होना बंद हो जाता है और बोलते हैं भाई काला वाला पत्थर जो है फंस गया, काली चट्टान फंस गई, अब आगे बोरिंग नहीं हो सकती, ठीक। तो और फिर कई बार ये भी होता है कि अगर वो चट्टान फूट गई तो उसके नीचे पानी ही पानी आता है, तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो अवसादी चट्टानों में पानी पाया जाता है, जबकि वहीं आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, वहां आपको जल देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जल के दो प्रकार होते हैं, एक सतही जल और एक भूमिगत जल। सतही जल, भूमिगत जल, दोनों के सोर्स आपका वर्षा होती है। आपको जो सतही जल है, सरफेस वाटर है, उसमें खारे पानी को, सलाइन वाटर को नहीं गिना जाता जैसे समुद्र और खाड़ी। वहीं पर अगर हम भूमिगत जल की बात करें, ग्राउंड वाटर की बात करें, तो इसका सोर्स भी मैंने बताया वर्षा ही है, जमीन में रिस करके जो पानी अंदर जाता है। अवसादी चट्टानों में ये पानी पाया जाता है, जबकि आग्नेय चट्टानों में पानी नहीं पाया जाता। वहीं पर यहाँ पर जल का उपयोग मैंने बताया था कहाँ कहाँ किया जाता है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर जल संसाधन की वर्तमान स्थिति। हमारे यहाँ जो वाटर रिसोर्स है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से उसकी उपलब्धता है, किस तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वर्षा जल का लगभग 4% भारत को प्राप्त होता है, यानी कि पूरे दुनिया में जो आपकी बारिश होती है, पूरे दुनिया में जो वर्षा होती है उसका 4% भारत को कितना मिलता है, तो भारत को उसका 4% यहाँ पर पानी हमें मिलता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, कितना परसेंट मिलता है, सिर्फ 4% पानी हमें मिलता है, जो कि कैसा है, पर्याप्त है, ठीक, कम ना समझें आप लोग, क्या है ये आपके, पर्याप्त है, 4% पानी मिलता है यहां पर। फिर दूसरा है यहां पर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है PPWA, मतलब होता है पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता, इसका आप चाहे तो लिख लीजिए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता या पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी के मामले में दुनिया में, है ना, भारत जो है 133वें स्थान पर है। किस नंबर पे है, 133वें स्थान पर है, 133वें नंबर पर है दुनिया में अगर हम बात करें, यानी कि हम लोग अगर देखें तो बहुत पीछे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पर पर्सन, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम बहुत पीछे हैं। अगर यहां पर देखें कि एक आदमी कितना पानी यूज करेगा, इसके मामले में हम दुनिया में 133वें नंबर पे हैं। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अगला पॉइंट है हमारे पास, देश का 71% जल भूमि के 36% भाग में सिमटा हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ठीक ठाक पानी है, लेकिन राजस्थान में आप चले जाएं तो कई क्षेत्रों में आपको पानी देखने को नहीं मिलता। यानी और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के आसपास अगर आप जाएं, है ना, गंगा वैली के आसपास अगर आप देखें तो आपको पानी की मात्रा काफी देखने को मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खूब सारा पानी है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम पानी है। तो इसलिए यहां पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो 71%, 71% जो आपका पानी है वो केवल 36% भाग में ही सिमटा हुआ है। क्या, वो केवल 36% भाग में ही सिमटा हुआ है, यानी कि जो 71% वाटर है आपका वो 36% एरिया में पाया जाता है, जबकि 64% जो आपका एरिया बचता है, जबकि 64% जो आपका एरिया बचता है उसमें 29% जल होता है, ठीक, 29% आपका क्या है, जल है। यहां पर जो बात हो रही 71%, 29%, इसका मतलब यह है कि जो आपका 2.75% जो अभी हमने पीने योग्य पानी बोला था, इसको अगर हम 100% माने,
इसको 100% माने तो उसका 71%, 36 भाग में है, 36% भाग में, और इसका जो है आपका 29% जो जल है, 29% जो पानी है वो 64% भाग में है। वो कहाँ है? वो 64% भाग में फैला हुआ है। यानी कि हमारे देश में पानी की जो पानी का जो वितरण है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा है? असमान तरीके से है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आई। इसमें अगला पॉइंट है, देश में बेसिन, यानी चाहे नदी का हो, झील का हो, तालाब का हो, कोई भी बेसिन हो, है ना, उसमें जल की जो उपलब्धता है वो कितना है? 3880 बीसीएम। कितनी है? 3880 बीसीएम है। बीसीएम का मतलब होता है बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक, क्या होता है यहाँ पर आपके? बिलियन क्यूबिक मीटर, हिंदी में कहें तो बिलियन घन मीटर। ठीक, लेकिन इसमें से जो यूजेबल पानी, यूजेबल वाटर है, जो जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो 1139 बीसीएम यानी 1139 बिलियन क्यूबिक मीटर ही है। देखने में तो पानी हमें 3880 बीसीएम दिखता है, लेकिन यूज के मामले की अगर बात करें, हम जितना यूज कर सकते हैं, यूज कर पाते हैं, वो है 1138 बीसीएम। ठीक, तो ये स्लाइड जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको याद हो गया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं, अगला अगर हम आगे पॉइंट या अगला स्लाइड है यहाँ पर देखें तो कुछ चीजें जो पिछली स्लाइड पर जो हमारा टॉपिक था, पिछली स्लाइड पे हमारा टॉपिक क्या था? जल संसाधन की वर्तमान स्थिति। उसी से रिलेटेड अगला यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। क्या फैक्ट है? पहला, सतही जल। ठीक, जो आपका सतही जल यानी क्या होता है? सरफेस वाटर, वो कितना है? 690 बीसीएम। कितना है? 690 बीसीएम। और भूमिगत जल की बात करें तो 449 बीसीएम। ये टोटल अगर आप इसको ऐड करेंगे, टोटल इसको आप जोड़ेंगे, तो जो अभी हमने पीछे जो हम लोग पढ़ रहे थे 1139, 1139 बीसीएम, जो हमारा यूज वाला वाटर था, जो हमारा उपयोग वाला पानी था, जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें से सतही जल 690 बीसीएम है और भूमिगत जल 449 बीसीएम है। टोटल मिलाएंगे तो 1139 बीसीएम हो जाएगा, जो कि पिछले स्लाइड में हमने यहाँ पर बात की थी कि यूज वाला जो पानी है, यूजेबल वाटर जो है 1139 है। टोटल बेसिन में जो हमारे यहाँ पे चाहे नदी हो, तालाब हो, झील हो, सब बेसिन में मिला करके, सभी बेसिन का पानी मिला करके 3880 बीसीएम है। यूज के लिए 1139 बीसीएम है। 1139 बीसीएम में 690 बीसीएम जो है सतही, यानी कि यहाँ पर आपका कैसा पानी है? आपका सरफेस वाटर है, और भूमिगत जल ग्राउंड वाटर 449 बीसीएम है। फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता। भारत में प्रति व्यक्ति के लिए कितना जल उपलब्ध है, कब कब के लिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले 2021 में जो आपकी रिपोर्ट आई थी 2021 के लिए, तो 2021 में एक व्यक्ति के लिए जो पानी था वो 1486 यहाँ पर आपके क्यूबिक मीटर या घन मीटर था। ठीक, पर पर्सन वाटर जो है यहाँ पर आपका कितना था? 1486 क्यूबिक मीटर या घन मीटर। वहीं 2031 में अगला अनुमान है, 2031 में क्या होगा आगे हम और देखेंगे। यहाँ पर 2031 में अगर हम बात करें, 2031 में अगर हम बात करें तो हमें जो पानी की आवश्यकता होगी एक व्यक्ति को, वो 1367 घन मीटर होगी। अभी जो है 1486 है, लेकिन घट जाएगा 31 तक। क्या हो जाएगा? 10 सालों में पानी जो है घट करके 1367 घन मीटर हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे पानी एक व्यक्ति के लिए घटता जा रहा है, यानी कि ये संकट का हमें समय है। अब ये संकट का समय क्यों है, मैं आगे आपको यहां पर बताता हूं। अगर हम यहां पर इस तरफ देखें, 1951 का दौर, यानी भारत जब आजाद हुआ था, नया नया आजाद हुआ था, उस समय पर एक व्यक्ति के लिए पानी की उपलब्धता, उस समय एक व्यक्ति के लिए पानी की जो उपलब्धता है आपकी, उस समय एक व्यक्ति के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो थी 5177 क्यूबिक मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं घन मीटर। तो क्यूबिक मीटर या घन मीटर थी किसके लिए? पर पर्सन के लिए। एक व्यक्ति जो है तो कितना पानी यूज कर सकता था? 5177 घन मीटर।
लेकिन वहीं पर आप देखो अब कितना बचा है हमारे यूज के लिए। 2021 में एक व्यक्ति के लिए 1486 घन मीटर ही पानी है हमारे पास, ठीक। 31 में अगर हम बात करें तो 1367 हो जाएगा और कम हो जाएगा। लेकिन 51 में आप देखो 5000 था, मतलब एक व्यक्ति 5000 घन मीटर तक पानी यूज कर सकता था। वहीं 2001 की बात करें, 2001 में 1820 घन मीटर पानी एक पर्सन के लिए उपलब्ध था। फिर उसके बाद 2000 यहां पर 11 की बात करें, 2011 में 1545 घन मीटर, सीएम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध था। फिर वहां पर 2011 के बाद 21 की बात करें 1486 घन मीटर हो गया, यानी कि कम हो गया। 31 में और कम हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे ही पानी घटता जाएगा और एक दिन घट जाएगा और बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आप और हम हालांकि आप और हम क्या रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी बगैर पानी के मर जाएगी। इसलिए अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जल की अभी से बचत करना चाहिए, ठीक। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। अगर पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम है, अर्थात जल संकट हमें देखने को मिलता है। अगर एक व्यक्ति के लिए पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर या 1700 क्यूबिक मीटर से 1700 क्यूबिक मीटर या घन मीटर से कम है, तो यानी कि जल संकट है। तो हम लोग अभी किस में हैं, 2021, 2031 है ना, और यहां पर 2011 में अगर देखें 1545 है, यानी कि 1700 से कम है एक व्यक्ति के लिए पानी। यानी कि 2011 से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम लोग धीरे धीरे जल संकट की ओर जा रहे हैं, पानी की समस्या होने वाली है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है प्री में आपसे पूछ लिया जाए कि जल संकट कब माना जाता है। 1500 से कम एक व्यक्ति के लिए पानी का उपयोग हो, यानी पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी 1500 से कम हो, 1300 से कम हो, 1800 से कम हो, 2000 से कम हो। तो आपको याद रखना है जल संकट तब माना जाता है जब 1700 घन मीटर से कम पानी हो, ठीक। वहीं पर अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड, यहां पर आपका भारत में एक वर्ष में शुद्ध उपयोग जल है ना, भारत में एक साल में जो आप शुद्ध उपयोग वाला जल है वो है 1121 BCM। अभी देखना, अभी हम लोग पीछे सिर्फ क्यूबिक मीटर की बात कर रहे थे, यानी कि घन मीटर की बात कर रहे थे। अब हम लोग यहां पर BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर व्यक्ति की बात नहीं हो रही, सब लोगों की बात हो रही है, पूरे भारत के लोगों की बात हो रही है। इसलिए पूरे भारत के लोगों को यूज करने के लिए 1121 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है शुद्ध उपयोग है ना, जिसका हम यूज कर सकते हैं। नेट यूजेज की अगर हम बात करें, नेट यूजेज जो है हमारे पास एक साल में कितना है, 1121 BCM है, ठीक। तो याद रखना आप लोग, शुद्ध उपयोग वाला जो जल है हमारे पास जिसको हम उपयोग कर सकते हैं वो 1121 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है 1000 से कम अगर जल उपलब्ध है, 1000 यहां पर घन मीटर मतलब है ना, 1000 क्या घन मीटर, 1000 घन मीटर से कम पानी किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ना, पर पर्सन के लिए, अगर पर पर्सन प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1000 क्यूबिक मीटर या घन मीटर से कम पानी है तो ये पानी की कमी मानी जाएगी कि भैया पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे यहाँ पर अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि 1700 से अगर कम हो, 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो एक व्यक्ति के लिए तो जल संकट माना जाएगा, यानी कि पानी है आपके पास पर धीरे धीरे जल संकट की ओर आप जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर 1000 से कम हो जाए, वहीं पर अगर एक व्यक्ति के उपयोग के लिए पर पर्सन के लिए पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो 1000 से कम हो जाए तो फिर जल की कमी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम भारत में देखें तो क्या हम अभी पानी की कमी से जूझ रहे हैं? नहीं। अभी हम 2021 तक की बात करें, 2031 तक की बात करें तो हम जल संकट से जूझ रहे हैं, यानी कि पानी कम हो रहा है लेकिन कमी नहीं है। अभी क्या है, कमी की ओर नहीं गए हैं। तो अगर हम अभी से प्रयास करेंगे, अभी से हम लोग पानी को सुरक्षित रखेंगे तो
आगे चल करके हम लोग 1000 से नीचे नहीं जा पाएंगे, यानी कि कमी महसूस नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद है यहां पर दूसरा पॉइंट है, जल संसाधन मंत्रालय की एक यहां पर रिपोर्ट की बात करेंगे हम लोग। जल संसाधन के रिपोर्ट की बात करेंगे, है ना। जल संसाधन की अगर हम रिपोर्ट की बात करें, ठीक, तो वर्तमान में जो यहां पर इन्होंने कहा कि भैया देश में, क्या देश में वर्तमान में पानी की जो मांग है, पानी की जो मांग है वो कितना है वर्तमान में 710 BCM, यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर। यहां पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही है ना। इसमें हम जो बात करने वाले हैं यहां पर ये 4 पॉइंट की, वो पूरे देश की बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। एक व्यक्ति की बात हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में कर लिया है, आपको याद रखना है ना, कि पर व्यक्ति के लिए हमारे पास 2021 में कितना पानी है, 2000 आगे चल करके यानी कि 2011 में कितना था, या और 2001 1951 में कितना था, ये हमने यहां पर जो है तो बात कर लिया है। और ये भी बात की कि 1700 से कम होगा तो जल संकट, 1000 से कम होगा तो जल की कमी हो जाएगी, यानी पानी की कमी देखने को मिलेगी। यहां पर हम बात कर रहे थे जल संसाधन मंत्रालय, है ना, जल शक्ति, अब इसका नाम हो गया है जल शक्ति मंत्रालय, है ना। जल संसाधन की जगह पर आप चाहे तो जल शक्ति मंत्रालय लिख सकते हैं। क्या हो गया इसका नाम, जल शक्ति मंत्रालय। तो वर्तमान मांग जो है पूरे देश की 710 BCM है। वर्तमान में अगर उपलब्धता की बात करें तो कितना उपलब्ध है, 1123, यानी जितनी मांग है उससे ज्यादा हमारे पास पानी है। 2025 में जल की मांग कितनी हो जाएगी, 2025 में जल की मांग 1093 BCM हो जाएगी, 1093 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। वहीं 2050 की बात करें, वहीं किसकी बात करें, 2050 की बात करें, 2050 में जो मांग है पूरे देश के लिए, सब लोगों के लिए 1447 BCM हो जाएगी। ठीक, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि वर्तमान में कितनी मांग है, 710 BCM। वर्तमान में उपलब्ध हमारे पास पानी कितना है, अभी कितना अवेलेबल है, तो 1123 BCM। ठीक, 2025 में कितनी मांग होगी, 1093, यानी कि 2025 तक के लिए हमारे पास पर्याप्त पानी है। लेकिन 2050 में 1447 BCM, 1447 BCM जब पानी की मांग होगी तब हम पानी की कमी महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वर्तमान में पानी है, जो अभी करंट टाइम में जो पानी वाटर अवेलेबल है वो 1123 है। 2050 में जो पानी की यहां पर आपकी मांग होगी वो कितना होगी, 1447। डिमांड कितनी हो जाएगी, 1447 BCM। तब हम पानी पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये वर्तमान में है। धीरे धीरे पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जब 1447 मांग होगी तो हो सकता है हमारे पास पानी जो है 700-800 बिलियन क्यूबिक मीटर ही बचे, क्योंकि पानी बहुत तेजी से घट रहा है। तो इसलिए पानी की हमें क्या करनी है, बचत करनी है। ठीक, ये स्लाइड आपको समझ में आया। अब यहां पर अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की। जल संसाधन हेतु पहल, जल संसाधन संरक्षण, यहां पर और आप जोड़ सकते हैं जल संसाधन संरक्षण, वाटर, है ना, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से यहां पर जो है तो आपके क्या की गई हैं, पहल की गई हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या क्या चीजें यहां पर आपकी लाई गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले जल संसाधन या जो आपका वाटर रिसोर्स है उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं जल शक्ति मंत्रालय। क्या बोलते हैं, जल शक्ति मंत्रालय। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई, इसकी 1985 में स्थापना हुई। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ये क्या करता है, तो जल से संबंधित, वाटर से संबंधित, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, वाटर आपका जो सरफेस वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, इन सब की जो जांच करना, इनकी गुणवत्ता को जांच करना, कहां पर कितना वाटर अवेलेबल है और उसका कैसे कैसे पानी को बढ़ाया जा सकता है ना, और प्रदूषण से कैसे उसको मतलब पानी को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है, ये सभी काम जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण आपकी काउंसिल है, आपका यहाँ पर परिषद है। अगर हम इसकी बात करें तो जल संसाधन परिषद, है ना, वाटर रिसोर्स काउंसिल, यहाँ पर जल संसाधन परिषद की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो मार्च 1983 में हुई थी। क्या, मार्च 1983 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये जो आपका परिषद है, ये जो आपकी काउंसिल है, इसके
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। फिर उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जल शक्ति मंत्री होते हैं, जो भी आपके जल शक्ति के मिनिस्टर है मिनिस्टर या मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो दो यहाँ पर पहले हमने चीजें देखी जो कि जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे वाली स्लाइड में अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पर आपका पॉइंट है जल जीवन मिशन, है ना। जल को संरक्षित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जल जीवन मिशन। अब यहाँ पर जल जीवन मिशन आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी है, याद रखना है। इसकी जो आपकी शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2019 से हुई है। कब हुई है? 15 अगस्त 2019 से हुई है। इसे हर घर नल योजना या नल जल योजना के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हर घर नल जल योजना के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। हर घर नल जल योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी पहुंचाना, पाइप से पानी पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण परिदृश्य का होगा, परिवेश का होगा, तो उसने देखा होगा कि उसके आसपास गांव में ग्राम पंचायत में एक बड़ी सी टंकी बनाई गई होगी और उसके घर तक जो है पाइप खोद के सड़क के किनारे खुदाई करके बड़ी बड़ी पाइप जो है डाली गई होंगी और हर घर पे एक छोटी सी जो है नल या टोंटी दी गई होगी जहां से पानी आता होगा। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि पानी आए, है ना, क्योंकि मैंने देखा है मेरे गांव में है पानी नहीं आता है। तो आएगा, अगर आपके यहाँ आता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन योजना की बात करें तो स्कीम एक नंबर की है। ये स्कीम कैसी है? एक नंबर की है, बहुत बढ़िया है। बस इसका क्रियान्वयन जो है अच्छे तरीके से होगा। अगर इसका क्रियान्वयन अच्छा होगा तो ये योजना एक नंबर की है। क्योंकि शहरों में आप देखो जिस तरीके से नल से पानी आता है, हर आदमी जो है पानी गिराने से पहले ये सोचता है कि कल क्या होगा, है ना। मतलब कल अगर आज मैंने पानी ज्यादा यूज कर लिया तो कल पानी नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। गांव के लोग तो ब्रश भी करते हैं तो मोटर चला करके करते हैं। पानी गिर रहा है, उनको जरूरत एक बाल्टी की है, गिरा 10 बाल्टी रहे, क्योंकि अभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी उनका जो ग्राउंड वाटर है वहां का लेवल जो है क्या है, ऊपर है, ठीक। अगर वो शहर में रहते तो उनको समझ में आता। तो यहां पर क्या है, वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य था। हालांकि 2024 तक ये नहीं पहुंचा पाए थे, तो अभी भी ये योजना जो है चल रही है। कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। नाम था जल जीवन मिशन या फिर हर घर नल योजना, नल जल योजना। अगली पहल, अगला यहां पर क्या है, अगली पहल कौन सी है जल संरक्षण के लिए? तो अगली पहल है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये कब शुरू हुई आपकी? तो ये 25 दिसंबर 2019 को। कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू हुई आपकी। इसमें क्या है, तो चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्र में, चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्र में भूजल संसाधन का प्रबंधन करना, ठीक। यहां पर ऐसे क्षेत्रों को चुनना है जहां पर जल संकट हो। क्या हो? जल संकट हो, यानी कि पानी की समस्या आने वाली हो। तो वहां पर भूजल संसाधन को प्रबंधित करके, उसका मैनेज करके, उसको मैनेजमेंट करके वहां पर संकट से उसको उबारना, पानी की उपलब्धता वहां पर सुनिश्चित करना, ठीक। इसका क्या है, अटल भूजल योजना का उद्देश्य है, ठीक। कौन से चुनिंदा क्षेत्र हैं आपके या राज्य हैं? तो चुनिंदा राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा के वो क्षेत्र चुने जाएंगे जहां जल संकट है, पानी की कमी है। राजस्थान, है ना, पानी की कमी के लिए कुख्यात है, तो राजस्थान का वो क्षेत्र चुना जाएगा जहां पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश का कुछ जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है। गुजरात का हल्का फुल्का क्षेत्र जहां पानी की कमी है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों को, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करना हो तो मध्य प्रदेश का जो आपका ये वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्र चुने जाएंगे और यहाँ पर पानी की जो संकट है, पानी का जो संकट है उससे दूर किया जाएगा और इसके लिए योजना शुरू की गई है, अटल भूजल योजना, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है राष्ट्रीय जल नीति। आप पानी को संरक्षित करने के लिए जो पॉलिसी आई है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय जल नीति, है ना, नेशनल वाटर पॉलिसी। ये आपकी कब आई है? 1987 में। कब आई है? 1987 में पहली पॉलिसी आई थी। फिर उसके बाद 2002 और 2012 में इसमें जो है संशोधन किया गया। कब? 2002 और 2012 में इसमें संशोधन किया गया। पहली बार ये पॉलिसी
1987 में आई थी। अगर हम इसको मेंस में पढ़ते तो फिर इसके क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ते, लेकिन अभी हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कब ये पॉलिसी आई थी और इस पॉलिसी का क्या काम रहा होगा। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक, फिर अगला यहां पर पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय जल मिशन। क्या? राष्ट्रीय जल मिशन। इसकी बात करें तो ये 6 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ था। कि अब कब हुआ था? 6 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ था। इसमें जल को बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया गया था, जागरूकता की जा रही थी, सब लोगों को जो है तो जागरूक किया जा रहा था, अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि भैया पानी को संरक्षित करो। इसके लिए 6 अप्रैल 2011 को आपका ये जो मिशन है शुरू किया गया था। अगला यहां पर जो हमारा मिशन है, अगला जो अभियान है वो है अगला कौन सा मिशन है? जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान कब शुरू हुआ? तो 5 जून 2015 को, 5 जून 2015 को ये आपका शुरू हुआ। फिर इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत है ना जल ग्राम योजना लाई गई थी। क्या लाई गई थी? जल ग्राम योजना। और ये जल ग्राम योजना के तहत क्या करते थे, है ना, किसी एक ब्लॉक को देखते थे। ब्लॉक है ना, ब्लॉक या तहसील जो है आपकी, तहसील, एक तहसील में ये लोग 2 गांव चुनते थे। क्या? 2 जो है यहां पर आपके गांव चुनते थे। फिर उन दोनों गांव को जल संरक्षण के माध्यम से मॉडल गांव बनाते थे। क्या बनाते थे? मॉडल गांव में विकसित करते थे। यहाँ पर मॉडल गांव कैसे? तो वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, है ना, अगर नदी तालाब है उसको पुनर्जीवित करते थे और पानी को जो है तो संरक्षित करने का काम करते थे। वहां पर इतना बेहतर तरीके से वाटर कंजर्वेशन किया जाता था कि वो यहाँ पर एक मॉडल गांव के रूप में उभर करके आता था। फिर और जो गांव हैं वो इससे सीख लेकर के अपने गांव में भी उस तरह की चीजें करते थे। तो जो आपका जल क्रांति अभियान है, इसके अंतर्गत एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है जल ग्राम योजना। और जल ग्राम योजना के तहत किसी भी राज्य में, है ना, राज्य के किसी जिले के एक ब्लॉक या एक तहसील को चुना जाता था। उस तहसील के 2 गांव उठाए जाते थे। उन 2 गांवों को वहां पर जल संरक्षण का इतना तगड़ा मॉडल तैयार किया जाता था कि वो आपके मॉडल विलेज या मॉडल गांव बन जाते थे। फिर उस गांव से लोग जो है सीख लेकर के अपने गांव में इस तरह की व्यवस्थाएं करते थे। ठीक, फिर अगली यहां पर आपकी योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कब शुरू हुई? आपकी 2015-16 में योजना शुरू हुई थी। ये सामान्यतः तो केंद्र सरकार की योजना है, पर राज्य सरकार भी इसमें कुछ पैसा देती है। तो केंद्र और राज्य की दोनों की बात करें तो 75% जो है यहाँ पर आपकी केंद्र सरकार और 25% जो है आपकी राज्य सरकार यहाँ पर पैसा देती है। ठीक, इसका क्या उद्देश्य है? तो खेतों में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना, यानी खेतों तक पानी को पहुंचाना, सिंचाई को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इतना आपको पॉइंट समझ में आया? फिर बस ये आपका लास्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट, फिर इसके बाद जल संसाधन आपका खत्म हो जाएगा। यहां पर एक और मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। ये कब शुरू किया गया? तो 24 अप्रैल 2022 को, है ना। कब शुरू किया गया है? 24 अप्रैल 2022 को। अभी क्या चल रहा है? अमृत काल चल रहा है। हम लोग आजादी का 75वां जो है सालगिरह मना रहे हैं। तो अमृत काल में जो है, इसलिए इसका नाम अमृत सरोवर रखा गया है। और अमृत काल जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग 75वां जो है आजादी का सालगिरह मना रहे हैं। तो देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस मिशन के तहत, है ना, मिशन अमृत सरोवर के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे। या तो उनका निर्माण होगा, या तो पहले से बड़े बड़े तालाब हैं तो उनका पुनर्निर्माण होगा, उनको फिर से अच्छे से उसकी खुदाई होगी और फिर से वहां पर उनको पुनर्जीवित किया जाएगा अगर वो सूख गए हैं तो। यानी कि प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मिशन अमृत सरोवर आपका शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 24 अप्रैल 2022 को। ठीक, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जल संसाधन वाला जो टॉपिक था वो यहां पर आपका खत्म होता है। इसमें हमने उन पॉइंट्स को ध्यान में रखा है जो आपके प्री में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग AKS एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।